बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज हम लोग सीखेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। अंग्रेजी में इसे सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं हम लोग। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्या प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सटीक थ्योरी मैंने उसी की तैयार करी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी सरकारी नौकरी का जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास में से आएगा। आप इसे ज़रूर देखिए शुरू से लेकर के अंत तक, है ना। और अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, तो सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ कि जब हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, ज़रा एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ज़मीन है, ज़मीन, और ज़मीन पर यहाँ पर दो लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैं एक डायग्राम लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से, एक यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हुआ है और एक इसके सामने यहाँ पर ऐसे करके खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों ने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा है। इन दोनों ने अपने हाथों में ऐसे करके एक कपड़ा पकड़ रखा है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अगर ये कपड़े को अपनी अपनी ओर इस तरीके से खींचेंगे, इस कपड़े के दोनों सिरों को अपनी अपनी ओर ऐसे करके खींचेंगे, तो उस कपड़े के सरफेस पे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, है ना। तो टेंशन आ जाएगा उसके सरफेस पे। उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। जब किसी सतह पर तनाव होता है तो उसे सरफेस टेंशन हम लोग कहते हैं। ऐसा ही सरफेस टेंशन हर एक द्रव के पृष्ठ पर देखने को हमें मिलता है। जैसे कि पानी के पृष्ठ पर भी तनाव होता है, और पानी के पृष्ठ पर इस तनाव के कारण पानी के पृष्ठ पर मच्छरों के अंडे रखे रहते हैं, धूल के छोटे छोटे कण रखे रहते हैं, गंदगी के छोटे छोटे कण रखे रहते हैं। इस तरीके से गंदगी सरवाइव करती है पानी की सतह पर। दूसरी चीज, एक छोटी सी अगर आप सुई ले लें, जिससे हम लोग सिलते हैं, बटन लगाते हैं, छोटी वाली सुई को कागज पे रख के और धीरे से पानी के सतह पर रख दीजिए जो पानी ठहरा हुआ हो, और देखिएगा कि कागज पानी में भीग के डूब जाएगा मगर सुई तैरती रहेगी। वो भी सिर्फ पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। आप गिलास में पानी भर के छोड़ दीजिए खुले आसमान के नीचे, आधे घंटे बाद उठा के देखिएगा बड़ा ध्यान से, तो धूल के छोटे छोटे कण आपको पानी की सतह पर रखे हुए मिलेंगे। पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। एक छोटा सा ब्लेड लीजिए, ब्लेड सूखा, और उसको बड़े आहिस्ते से पानी की सतह पर रख दीजिए। देखिएगा आपकी वो पानी की सतह पर तैरेगा, वो रखा रहेगा, पानी को दबा देता है वहीं पर। आप महसूस करेंगे कि पानी को दबा दिया है। जैसे कि आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये मच्छर जो है ना पानी की सतह पर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो किस तरीके से मच्छर के पैरों ने पानी की सतह को दबा के रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किसी कपड़े के पृष्ठ पर तनाव हो और आप डंडी से चाहे जैसे भी किसी चीज को दबा रहे हो, तो ये तनाव को दर्शाता है ना। तो पृष्ठ तनाव को, और जैसे यहाँ पर मक्खी, मच्छर, ये सब गंदगी के जो सोर्स होते हैं वो यहाँ पर सरवाइव करते हैं, और यही कारण होता है कि ठहरा हुआ पानी तमाम बीमारियों को जन्म देता है। एक्चुअल में रुके हुए पानी के सरफेस पे टेंशन, रुके हुए पानी के पृष्ठ पर तनाव बहते हुए पानी की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से रुके हुए पानी के पृष्ठ पर गंदगी सबसे ज्यादा सरवाइव करती है, और इसीलिए बोला जाता है कि अपने आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें। यदि कहीं पर पानी जमा हो गया है तो वहां पर केरोसिन का तेल छिड़क दें। जैसे बरसात में गमलों में पानी जमा हो जाता है ना। बरसात में अगर कहीं खुले आसमान के नीचे टायर रखे हुए हैं, गाड़ियों के टायर, जहाँ रिपेयरिंग वगैरह होती है या टायर चेंज किए जाते हैं, वहाँ अगर आप देखेंगे तो टायर खुले में पड़े रहते हैं। उनमें जब साइड में पानी भर जाता है टायर के अंदर, जल्दी निकलता नहीं है, तो उन टायरों के अंदर मच्छर अपने आप को सरवाइव कराते हैं, मतलब वहाँ अपने अंडे दे देते हैं। कहीं कोई गड्ढा है, गड्ढे में पानी भर गया है, तो वहाँ पर भी मच्छर रुके रहते हैं। तो ये सब जगहें होती हैं जहाँ पर मच्छर मक्खी सरवाइव करते हैं।
पुराने ज़माने में इसीलिए बोलते थे कि जो कुएँ का पानी होता है, जो पीने का पानी है तुम्हारा, उसको ढक के रखिए। ऐसा इसीलिए बोला जाता था ताकि मक्खी मच्छर उसमें जाके अंडे ना दे पाएँ, सर्वाइव ना करें। इसीलिए कहते हैं कि जो है हमेशा ताज़ा पानी पीना चाहिए। खुले आसमान के नीचे या खुला हुआ पानी अगर लंबे समय से रखा है तो उसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी आपके शरीर में जा सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी के पृष्ठ पर भी तनाव होता है और उसी तनाव को हम लोग पानी का या द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो तुम्हारा सरफेस टेंशन हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहते हुए पानी के सरफेस पर टेंशन रुके हुए पानी के सरफेस टेंशन की तुलना में कम होता है। इसीलिए नदियों के पानी के पृष्ठ पर गंदगी के पार्टिकल ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते, पानी में नीचे डूब जाते हैं। और इस तरीके से बहती हुई नदियों के ऊपरी हिस्से का पानी लोग पहले ज़माने में पीते तक थे, और इसीलिए पी जाते थे क्योंकि वो पानी सही बना रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही जीवन में कोई इंसान अगर ठहर जाता है, कुछ करता नहीं है, तो फिर वो बेकार हो जाता है। और अगर वो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है तो बीमार नहीं रहता, बेकार नहीं होता, है ना। तो चलिए, ये हो गया। दूसरी चीज़ कि पानी के सरफेस टेंशन को कम करने का एक तरीका मैंने बता दिया। पानी के पृष्ठ पर केरोसिन का तेल डाल दीजिए। आप जला हुआ मोबिल ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर उससे चीज़ें खतरे में आ जाती हैं। कैसी? जला हुआ मोबिल ऑयल में तमाम तरीके की मेटल्स होती हैं, क्योंकि वो इंजन से निकल के आया है, फ्रिक्शन के कारण मेटल उसमें मिल जाता है घिस करके। तो अगर वो मेटल जीव जंतुओं को मिलेगा जो पानी में रहते हैं तो वो मर सकते हैं, बीमारी पनप सकती है उनमें। मछलियां अगर उसे खा जाएंगी तो मछलियों को खाने वाले लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए मोबिल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोल डीजल या कोई खाद्य तेल क्यों नहीं यूज करते। तो देखो, पेट्रोल डीजल यूज करने में दिक्कत कुछ नहीं है। पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगे हैं। एक तो महंगे हैं, दूसरी चीज़ जल्दी से हवा में उड़ जाते हैं। जल्दी से हवा में उड़ जाते हैं, इसी वजह से ज़्यादा लंबे समय तक वो पानी पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और केरोसिन सस्ता भी मिलता है और इतनी जल्दी उड़ता भी नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि खाद्य तेल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। खाद्य तेल इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि खाद्य तेल काफ़ी गाढ़े होते हैं। गाढ़ा जो लिक्विड होगा, गाढ़ा जो होगा, वो अपनी बूंद बना के एक ही जगह पर बना रहता है, वो दूसरी जगहों पर फैल नहीं पाता। इसी वजह से हम लोग केरोसिन इस्तेमाल करते हैं। वो फैलता भी बढ़िया से है और साथ में वो सस्ता भी होता है और जल्दी गैस में भी कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जैसे एक चीज़ यहाँ से हमें क्लियर हो जाती है, ये जो तुम्हारे लड़के थे, ये जो तुम्हारे यहाँ पर लड़के थे, अब ये लड़के मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक छोटी सी बॉल रख दी इस तरीके से। ठीक है। ये जो रुमाल खींच रहे थे, इनके सरफेस पे हमने रुमाल के सरफेस पे एक छोटी सी बॉल रख दी। बॉल कौन सी? जो थर्माकोल आता है ना, थर्माकोल को दीवार से रगड़ो तो छोटी छोटी बॉल्स निकलती हैं, ये वही बॉल है। ये बॉल बहुत हल्की होती है, छोटी सी बॉल छोटी छोटी होती हैं, इनका मास बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जब मैंने ये रखा तो रुमाल के सरफेस का टेंशन ज़्यादा था, इसी वजह से वो बॉल उसी सरफेस पे वहीं पे रखी रही। मगर बाद में जब मैंने लड़कों से बोला कि लड़कों थोड़ा रुमाल ढीला करो, तो लड़कों ने थोड़ा रुमाल ढीला कर दिया। तो तुम्हारा जो गेंद थी ना, वो तुम्हारी कहाँ आने लगी? वो जो तुम्हारी गेंद थी वो तुम्हारी नीचे आ गई यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ, गेंद जो थी तुम्हारी वो इस तरीके से नीचे आ गई। अब गेंद तुम्हारी अगर ऐसे करके नीचे आ गई तो आप एक चीज़ समझिएगा कि गेंद अगर नीचे आ गई तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो गेंद तुम्हारी जो नीचे है ना, नीचे आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि गेंद इसलिए नीचे आ गई क्योंकि रुमाल के पृष्ठ का जो तनाव था वो पहले की तुलना में कम हो गया है। रुमाल के सरफेस का जो टेंशन है वो पहले की तुलना में कम हो गया है, ऐसे करके। ठीक है। तो तनाव घट जाने के कारण गेंद नीचे की तरफ आ गई। अब जैसे मैंने बोला था, इसका ये मतलब हो गया कि अगर सरफेस पे टेंशन ज़्यादा है तो किसी भी हल्के पार्टिकल का सतह पर रखे रहना आसान है, मगर जब सतह का तनाव कम हो जाता है तो वो वस्तु कहाँ आ जाएगी? वो हल्के द्रव्यमान वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी? पार्टिकल नीचे की तरफ। बिल्कुल वैसे ही जब पानी के सरफेस पे टेंशन के कारण मच्छर अपने अंडे दे देते हैं,
जैसे ये पानी का सरफेस है मान लेते हैं, अब यहाँ पर मच्छरों ने अपने अंडे दे रखे हैं, मच्छरों ने यहाँ पर अपने अंडे दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, ये मच्छरों के अंडे रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मच्छरों के अंडे हैं। जब पानी के सरफेस का तनाव कम हो जाता है, जब पानी के सरफेस का तनाव कम हो जाता है तो यही मच्छरों के जो अंडे होते हैं वो तुम्हारे कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, वो कुछ इस तरीके से ऐसे करके इकट्ठे हो जाते हैं यूं करके, और जब ये यूं करके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो नीचे की ओर ये आने लगते हैं। जब ये नीचे की ओर आने लगते हैं तो ये पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते और ये मर जाते हैं। इसीलिए पानी के सरफेस पे केरोसिन डाल करके मच्छरों की बढ़ती हुई आबादी को रोका जाता है। दूसरी चीज, यहाँ एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि जब सरफेस पर टेंशन ज्यादा होता है, जब सरफेस पर टेंशन ज्यादा होता है तो जब सरफेस पर टेंशन ज्यादा होता है तो सरफेस पे गंदगी के पार्टिकल्स का सरवाइव करना आसान होता है। तो सरफेस पे गंदगी के पार्टिकल्स का सरवाइव करना आसान होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए हाँ पानी अरे अरे सरवाइव करना आसान होता है। मगर जरा सोचिए कि जब सरफेस का टेंशन कम हो जाता है, ठीक है ना, जब सरफेस का टेंशन कम हो जाता है तो गंदगी के पार्टिकल्स का पानी के अंदर जाना आसान हो जाता है। तो जब जब सरफेस टेंशन कम होगा तब तब गंदगी के पार्टिकल्स कहाँ आने लगेंगे, नीचे की तरफ। ये तुम्हारे मॉस्किटो एग्स हैं, ठीक है ना, मच्छरों के अंडे हैं। तो इस तरीके से गंदगी के पार्टिकल्स का नीचे की तरफ आना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन अगर हम लोग कम करते रहेंगे तो मक्खी मच्छर जल्दी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए सरकार क्या करती है, इसके लिए सरकार नगर निगम को पैसे देती है और नगर निगम कुछ टेबलेट्स ला करके डाल देते हैं कूलर में, गमले में, गड्ढे में, सो दैट कि मच्छर पनप ना पाए। दूसरी चीज, एक गंदा रुमाल का कपड़ा हमने पानी में डुबोया, एक गंदा रुमाल का कपड़ा हमने पानी में डुबोया, तो पानी में डुबोया और उसके बाद मैंने बाहर निकाला तो देखा कि रुमाल में जो गंदगी के कण लगे हुए थे वो रुमाल के साथ बाहर आ गए, रुमाल के साथ बाहर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने अपने अंदर गंदगी के कणों को एंट्री नहीं करने दी, एंट्री नहीं करने दी। इसका मतलब था कि वो पानी जो था ना वो साधारण पानी था, नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल वाटर है और गिलास में या बाल्टी में रखा हुआ है तो सरफेस टेंशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जनरली अपने अंदर गंदगी के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है। मगर बाद में हमने पानी में 1 चम्मच डिटर्जेंट डाल दिया। जब मैंने पानी में 1 चम्मच डिटर्जेंट डाल दिया तो पानी के सरफेस का टेंशन कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पानी के अंदर अब गंदगी के कणों का जाना आसान हो गया। अब हमने रुमाल को उसमें डाला पानी में तो देखा कि वो गंदगी के पार्टिकल्स जो थे ना वो अब पानी में घुल गए। पानी में अगर वो घुल गए हैं तो रुमाल निकाला तो रुमाल हमारा साफ हो गया, है ना। दूसरी चीज, अब कि मैंने उसी पानी को थोड़ा गुनगुना कर लिया और गुनगुना करके मैंने वही रुमाल पानी में फिर डाला। अब बाद में जब धुल बाहर निकाला तो देखा ये पहले से ज्यादा साफ हो गया है। इसका मतलब पानी के सरफेस का टेंशन पहले की तुलना में और कम हुआ है। तो पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी को गर्म कर देने पर, पानी का तापमान बढ़ाने पर भी पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो यहां से हम लोग एक चीज लिखते हैं इस तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक तो मैंने एग्जाम्पल लिया था पानी के पृष्ठ तनाव का, जैसे कि ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर हल्की सी कील को धीरे से रखने पर कील तैरने लगती है। ये एक हमारा एग्जाम्पल था। दूसरी चीज मैंने बोला था कि बारिश के दिनों में मक्खी मच्छर ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर अंडे देते हैं और पनपते हैं, ठीक है। पीने के पानी को इसीलिए ढककर रखने की सलाह दी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमने जैसे कि आपको लोगों को जो चीजें बोली हैं वो समझिएगा। पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने की विधियां, ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर अगर आप मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। पानी में डिटर्जेंट अगर मिला देते हैं तो भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है ना। पानी का तापमान अगर आप बढ़ा देते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं तो भी पृष्ठ तनाव
कम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि टूथपेस्ट के झागनुमा घोल का पृष्ठ तनाव काफी कम होता है। देखिए हम लोग जब सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, टूथ ब्रश पर टूथपेस्ट लेकर के और हम लोग इस तरीके से दांतों में रगड़ते हैं, तो जनरली होता क्या है कि एक झागनुमा घोल बनता है। जो झागनुमा घोल बनता है उसका पृष्ठ तनाव काफी कम होता है, और हम लोग टूथब्रश से मुंह की गंदगी को बाहर निकाल निकाल के लाते हैं, और अगर वो झाग का सरफेस टेंशन काफी कम है तो गंदगी के पार्टिकल झाग में इजीली समा जाते हैं, अंदर एंट्री कर जाते हैं, बाद में हम लोग वो झाग मुंह के बाहर फेंक देते हैं। इस तरीके से हमारे मुंह की साफ सफाई हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज कह रहा है कि जिससे हाँ गंदगी के छोटे छोटे कण उस झाग में आसानी से घुल जाते हैं, इस प्रकार मुंह की इजीली साफ सफाई हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं सरफेस टेंशन से संबंधित, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये तुम्हारा एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना, सरफेस टेंशन क्रिएट कैसे होता है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव कैसे पैदा होता है। ये जो एक्चुअली जैसे अगर हम पानी की बात करें तो पानी के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी ओर खींचते हैं। तो जरा सोचिए, जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारा पानी का मॉलिक्यूल है, जैसे, ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये तुम्हारा एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक पानी का मॉलिक्यूल तुम्हारा यहाँ पर है, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, ये दो पानी के मॉलिक्यूल हैं, दो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, दो पानी के मॉलिक्यूल हमने कहा यहाँ पर हैं, दो तुम्हारे यहाँ पर हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ बल लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बल लगाते हैं, ये ऐसे करके, ये इस तरफ अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, और ये वाला ऐसे करके इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी तरफ ऐसे करके अट्रैक्ट होता है, ये इसकी तरफ ऐसे करके अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट, अब देखिए हम मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ दिखा रहे हैं, जैसे एक ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये वाला तुम्हारा ऐसे करके इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सभी के बीच में आपस में बल लगते हैं इस तरीके से, ये अट्रैक्शन फोर्स हैं तुम्हारे। चलिए अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल इसकी ओर भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये मॉलिक्यूल इसकी ओर भी अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये इसकी ओर भी अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे करके, तो कुल मिलाकर के यहाँ भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। यही फोर्स तुम्हारा यहाँ पर भी ऐसे करके लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल तो वही है पानी के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही एक फोर्स तुम्हारा ऊपर की ओर भी तो लग रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके इधर भी लग रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसे भी कोई दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा इस पर भी एक मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके। तो कोई एक मॉलिक्यूल तुम्हारा इसको अट्रैक्ट ऐसे भी कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर, और कोई एक मॉलिक्यूल तुम्हारा इस पर ऐसे करके भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हो, इधर वाला डायगोनली अपोजिट पर। तो एक मॉलिक्यूल तुम्हारा ऐसे करके इधर भी लगा रहा होगा फोर्स ऐसे करके, ठीक है। एक मॉलिक्यूल तुम्हारा इस पर ऐसे करके इधर भी फोर्स लगा रहा होगा, ये ऐसे करके। तो कुल मिलाकर के अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो इस मॉलिक्यूल पर चारों दिशाओं से बल लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस मॉलिक्यूल पर चारों दिशाओं से बल लग रहा है इस तरीके से, ये ऐसे करके चारों दिशाओं से बल लग रहा है। तो अगर आप देखें जरा ध्यान से, तो इस पर चारों दिशाओं से जो फोर्स लगता है ऐसे करके इस तरीके से, इधर इधर उधर उधर सभी दिशाओं से, तो अगर हर पार्टिकल पर, इस पर भी सभी पर सभी दिशाओं से बल लग रहे होते हैं, तो इसीलिए ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ऐसे करके। तो जब इसीलिए सभी के मतलब एक पृष्ठ पर जो होता है ना, एक तनाव पैदा हो जाता है, एक पृष्ठ पर तनाव पैदा हो जाता है इस तरीके से। तो किसी भी मॉलिक्यूल पर, एक मॉलिक्यूल है उस पर ऐसे 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 सभी दिशाओं में बल लगेगा जो सरफेस पे है, पानी के पृष्ठ पर है मॉलिक्यूल, तो इसीलिए सरफेस पे टेंशन तनाव पैदा हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे जैसे सेम मटेरियल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी तुम्हारा पानी का अणु है, और तुम्हारा दूसरा वाला भी पानी का ही अणु है, ठीक है, दूसरा वाला भी तुम्हारा पानी का अणु है इस तरीके से। ये भी तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है और तुम्हारा ये भी वाटर मॉलिक्यूल है,
ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सभी के सभी तुम्हारे पानी के अणु होते हैं। तो पानी के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही पृष्ठ तनाव का जन्म होता है। एक्चुअल में जो सेम मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में जब होते हैं, कोई भी मटेरियल हो अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है। उसी अट्रैक्शन के कारण ही इनमें पृष्ठ तनाव जन्म लेता है। और हम लोग ऐसे आकर्षण बल को जब सेम मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में अपने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं बाकियों को, तो ऐसे इंटरनल फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इसको हिंदी में ससंजक बल कहा जाता है। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने पृष्ठ तनाव का मेन कारण भी आपको बता दिया। अब देखिए, आपको एक बढ़िया सी बात बताते हैं, चलिए समझिएगा। जैसे मान लेते हैं जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग गुब्बारा खरीद के लाते हैं। पैकेट से जब हम लोग गुब्बारा निकालते हैं तो पैकेट के उस गुब्बारे के पृष्ठ पर तनाव कितना होता है? गुब्बारे के पृष्ठ पर जो तनाव होता है वो 0 होता है। मगर जब हम उसमें हवा भर देते हैं, ठीक है ना, जब हम गुब्बारे में हवा भरने लगते हैं तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है और गुब्बारे के पृष्ठ पर तनाव भी बढ़ता चला जाता है। तो गुब्बारे के पृष्ठ पर तनाव भी बढ़ जाएगा। अब गुब्बारा क्या चाहता है? ये चाहता है कि वो अपने अंदर की हवा को बाहर निकाल दे, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाए। पृष्ठीय क्षेत्रफल गुब्बारे का जैसे ही कम होगा उसके पृष्ठ पर तनाव भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही कोई भी लिक्विड हो जिसके पृष्ठ पर तनाव होगा, जिसके सरफेस पर टेंशन होगा, वो हमेशा अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, और गणित कहती है कि किसी दिए गए आयतन के लिए सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी गोले का होता है। जैसे अगर हम आपको गीली कच्ची मिट्टी दे दें और कहें कि इससे एक ऐसा खिलौना बना दो जो रंगाई पुताई का खर्चा सबसे कम आए, तो रंगाई पुताई का खर्चा सबसे कम तब आएगा जब उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। आपने शुरू में क्यूब बना दिया, उसका आपने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके नोट कर लिया। उसके बाद क्यूबॉइड बना दिया, उसका सरफेस एरिया नोट कर लिया। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। उसके बाद आपने कोन ले लिया, शंकु बना दिया, उसका टोटल सरफेस एरिया आपने नोट कर लिया। उसके बाद आपने गोला बनाया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद आप सब कंपेयर करेंगे तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका मिलेगा? गोले का। इसका मतलब यह है कि आयतन फिक्स था, सरफेस एरिया बदल गया, कम निकला गोले का। तो इसीलिए कोई भी लिक्विड की ड्रॉप होती है, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को जब वो कम करना चाहती है तो कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। और यहां पर प्रश्न तुम्हारा इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किसी द्रव की वो प्रवृत्ति कौन सी होती है जिसके कारण वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है? तो सही जवाब है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये भी चीज बता दी है। अच्छा, दूसरी चीज अब देखिएगा, इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे बारिश की बूंदें जो होती हैं वो तुम्हारी गोलाकार होती हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा जा चुका है और लगभग हर एग्जाम में आया है। दूसरी चीज, मोमबत्ती का मोम पिघल कर जब मोमबत्ती से चिपकता है तो वह गोल हो जाता है। कभी भी अगर आप देखेंगे तो मोमबत्ती अगर मान लीजिए जल रही है तो किनारे से उसका मोम छलकता है, मोम छलक के जब मोमबत्ती में ही चिपकता है तो देखिएगा इस तरीके की गोल बूंद बन जाती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण। उसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट कि प्लास्टिक के किसी रेसे को, किसी धागे को, किसी लोहे की प्लास्टिक की किसी रॉड को पतली सी अगर आप आग में ले जाएं ऐसे करके तो देखेंगे कि उसका जो सिरा आग में गया है वो तुरंत मेल्ट हो जाता है। जैसे ही वो मेल्ट होगा लिक्विड बनेगा तो उसके सरफेस पे टेंशन आएगा, तुरंत अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा और कैसा कर लेगा? गोल कर लेगा, है ना। तो ये भी तुम्हारा इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके ये भी नोट कर लेते हैं। प्लास्टिक के रेसे को जब आग में ले जाया जाता है तो गर्म होते ही वह पिघलकर द्रवित होता है और द्रवित होने पर उसके पृष्ठ तनाव उत्पन्न होने के कारण गोलाकार हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज है। कभी कभी मुझे तो लगता है कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई थी तो लिक्विड थी और वो जब ठंडी होने लगी तो वो सॉलिड होने लगी ऊपर से, और जब उसके लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण उसके जो सरफेस था, पृथ्वी थी ना, वो गोल हो गई,
ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं जरा। अब आते हैं जरा दूसरा कि जैसे अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल वाटर आप ले लीजिए, नॉर्मल वाटर की बूंद ले लीजिए और एक डिटर्जेंट वाला पानी ले लीजिए, दोनों को हथेली पर रखिए और उसके बाद देखिएगा कि इसका सरफेस टेंशन कम है। तो जो नॉर्मल वाटर है उसका सरफेस टेंशन तुम्हारा जो है, जो नॉर्मल वाटर है वो हथेली पर फैलता कम है, जो डिटर्जेंट वाला पानी है वो ज़्यादा फैल गया। अब कि मैंने डिटर्जेंट वाला पानी ले लिया और साथ में तुम्हारा अल्कोहल ले लिया, देखा हथेली पर अल्कोहल ज़्यादा फैल गया। अब कि मैंने अल्कोहल ले लिया और स्पिरिट ले ली, देखा हमने अब की स्पिरिट ज़्यादा फैल गई। तो एक्चुअल में जिसका सरफेस टेंशन, जिसका भी सरफेस टेंशन कम होगा वो अपने सरफेस एरिया को फैलाने की कोशिश करता है, फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जैसे कि ये तुम्हारा जो है ना ऑर्डर दिया गया है, ये तुम्हारा ऑर्डर है, ठीक है, साधारण जल, सर्फ और ये डिटर्जेंट वाला पानी और अल्कोहल और स्पिरिट, ठीक है ना। ये तुम्हारे जो है ना ये एग्जाम्पल हैं, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं ये, बिल्कुल सटीक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरी चीज़ इसका जो सबसे एक बढ़िया का एग्जाम्पल है कि सूप जो होता है वो हमें गर्म ही क्यों स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप इसलिए स्वादिष्ट लगता है क्योंकि सूप बनता है पानी में, और पानी जब गर्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई सूप है गर्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन कम होगा तो जीभ पर फैलेगा ज़्यादा, जीभ पर फैलेगा ज़्यादा तो पूरी जीभ पर स्वाद की ग्रंथियां अलग अलग जगहों पर होती हैं, पूरी जीभ पर स्वाद की ग्रंथियां अलग अलग जगहों पर होती हैं, देख रहे हो, पूरी जीभ पर स्वाद की ग्रंथियां अलग 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 होती हैं इस तरीके से। तो इसीलिए हमें हर तरीके का स्वाद हमें मिलता है सूप में, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना गरम दाल सूप सब्जी सभी हमें स्वादिष्ट लगते हैं, गरम दाल सूप सब्जी सभी स्वादिष्ट लगते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, ये हो गया नोट 2। अब आते हैं जरा ससंजक और असंजक बलों के बारे में। देखो ससंजक और असंजक बल क्या होते हैं, सेम मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जब वो द्रवित अवस्था में होते हैं। ऐसे समझो बर्फ के दो टुकड़े आपने निकाले और दोनों को एक गिलास में डाल दिया, थोड़ी देर तक हवा में छोड़ दिया और उसके बाद एक आइस क्यूब निकालोगे, दोनों निकल आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बर्फ को हवा में छोड़ दिया तो उसके सरफेस पे थोड़ा सा पानी बन गया, वो द्रवित हो गया और दूसरा वाला भी द्रवित हो गया, दोनों के लिक्विड अब लिक्विड स्टेट में है तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं। इसी वजह से बर्फ का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से जब चिपकता है तो इसका रीजन होता है एडहेसिव फोर्सेस, सॉरी कोहेसिव फोर्सेस, ससंजक बल। और ये सेम मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। तुम लिखे हैं यहाँ पर समान पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाला बल जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आकर्षण बल, ठीक है ना। उसके आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उसको मैंने रीजन दिया हुआ है कि बर्फ के दो टुकड़ों को संपर्क में लाने पर वे चिपक जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। दूसरी चीज एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कांच की जो चूड़ी होती है, कांच की चूड़ी को कभी देखिएगा उनका ज्वाइंट होता है एक जगह पर, है ना। तो ज्वाइंट होता है, वो ज्वाइंट बनता कैसे है, एक्चुअल में जब चूड़ियों को बनाया जाता है तो उनको घुमाने के बाद में गर्म करके चिपका दिया जाता है, ठीक है। गर्म वाली अवस्था में वो दोनों चूड़ियां, वो पूरी चूड़ी तुम्हारी जुड़ जाती है, उसका ज्वाइंट जुड़ जाता है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं तो पानी की जो एक बूंद है, पानी की एक बूंद दूसरी बूंद से मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेती है, ठीक है ना। ये भी इसीलिए ऐसा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एक बूंद और दूसरी बूंद के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जब हम लोग बात करते हैं असंजक बलों की, तो वहां पर जो मटेरियल्स होते हैं वो तुम्हारे असमान होते हैं, ठीक है। असमान मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड स्टेट में होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं असंजक बल, ठीक है। असंजक बल का सबसे अच्छा उदाहरण है कागज पर स्याही से लिखना, इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि इंक, स्याही और कागज के अणु एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। इसी वजह से कागज पर स्याही से लिखना संभव हो पाता है, मगर तेल लगे कागज पर लिखना संभव नहीं हो पाता क्योंकि तेल पर जल्दी से पेन नहीं चलता, ठीक है ना। दूसरी चीज असंजक बलों के कारण ही कुछ पृष्ठ भीग भी जाते हैं, ठीक है ना। देखिए असंजक बलों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और चीज है,
असंजक बलों के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि महिलाओं के जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लिपस्टिक वगैरह, है ना, तो ये हमारी स्किन से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है, असंजक बल लगता है। दूसरी चीज तुम्हारा ऐसे ही पेंट है, पेंट दीवारों से चिपक गया, वो क्या है? एडहेसिव है, तो एडहेसिव फोर्स है। जैसे टेबल जो हमारी रखी हुई है, टेबल के ऊपर सनमाइका लगा है, नीचे तुम्हारा लगा है प्लाईवुड, प्लाईवुड और सनमाइका के बीच में फेविकोल लगाया गया है, फेविकोल एडहेसिव का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई भी लिक्विड किसी भी सरफेस पे आकर चिपक जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये सरफेस इस लिक्विड से भीग गया है। वैसे हमारी बॉडी पर जब पानी गिरता है तो हम लोग मानते हैं कि हमारी बॉडी से पानी चिपक गया है। तो पानी चिपक गया है, इसका मतलब है कि पानी और आपकी बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग गया था। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स लग गया तो वही वाला अट्रैक्शन फोर्स तुम्हारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। और इसके और भी कई सारे तुम्हारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर एडहेसिव फोर्स हमें ज़्यादा चाहिए, कहीं पर हमें कम चाहिए। जहाँ कोई चीज़ चिपकानी है एडहेसिव फोर्स ज़्यादा चाहिए, जहाँ बिल्कुल नहीं चिपकाना है वहाँ पर एडहेसिव फोर्स कम चाहिए। जैसे कि हमारे जो बरसाती होती है, जो रेनकोट होता है, रेनकोट हम चाहते हैं कि रेनकोट ना भीगे, पानी गिरे और उस पर से नीचे उतर जाए। तो बरसाती या रेनकोट जो होता है वो ऐसे ही फाइबर से बनाया जाता है जो पानी को अट्रैक्ट ना करे। जैसे गुलाब की जो पंखुड़ी होती है उस पर ओस की बूंद ऐसे ही रखी रहती है, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा घास की पत्ती पर पानी की बूंद ऐसे ही रखी रहती है। तो कुछ सरफेस जो होते हैं वो तुम्हारे भीग जाते हैं, कुछ सरफेस जो होते हैं वो तुम्हारे नहीं भीगते हैं, ठीक है। असंजक और ससंजक बलों के बारे में पढ़िए। जैसे कि एक पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरे पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हाथ मिला रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, ये हाथ मिला रहा है। तो ये डिफरेंट मटेरियल है, ये सेम मटेरियल है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो है तुम्हारा कोहेसिव, ठीक है। मगर पानी का एक मॉलिक्यूल इस रस्सी को पकड़े हुए है, ये रस्सी का अलग मटेरियल है, तो उनके बीच में फोर्स कैसा है? एडहेसिव है, ये वाला, ठीक है ना। अब जैसे ये केस नली है, ये तुम्हारी परख नली है कांच की, इसमें कोई केमिकल भरा है या पानी भरा है, मान लीजिए पानी भरा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा कि ये तुम्हारा जो है पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इधर वाले, और ये तुम्हारा कांच के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये कांच इधर से शुरू हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स और कांच के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, वो तुम्हारा होगा एडहेसिव, और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, जब कभी भी आप कांच की परख नली को या कांच की कोई पतली सी नली ले लो और पानी में डुबो दो, तो कांच वाली जो नली अगर आप लेकर के पानी में डुबोएंगे तो ऐसा आकार बनता है पानी का, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल आकार, ठीक है ना। हाँ, उत्तल आकार, उत्तल आकार। और इसको हम लोग बोलते हैं अवतलाकार। एक सेकंड, उत्तलाकार ये हो गया, उत्तलाकार ये है, और अवतल तुम्हारा ये है, अवतल, इसको बोलते हैं अवतल। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ तल, ठीक। तो ये तुम्हारा धंसा हुआ होता है। जब धंसा हुआ तल होता है ना, तो इसमें इस तरीके का लिक्विड इस तरीके का आकार बनाएगा ऊपर। जो उत्तलाकार होता है उसमें लिक्विड ऐसा शेप बनाता है, अपने लेवल से नीचे भी गिर जाता है इवन, ठीक है। अगर आप किसी केस नली को, किसी भी कांच की पतली सी ट्यूब को अगर पानी में डालेंगे तो पानी ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। क्योंकि इसमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो तुम्हारा ऐसे करके लगता है, इस तरफ ऐसे करके, और इसमें जो लगने वाला फोर्स होगा वो तुम्हारा इस तरफ ऐसे करके लगता है। इसीलिए यहाँ पर जो लिक्विड जो चढ़ता है यहाँ पर, उसकी हाइट तुम्हारी कम हो जाती है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस हैं। देखिए, जहां पर हमें एडहेसिव ज्यादा चाहिए वहां हमें चाहिए, जैसे कि कोई भी चीज चिपकाने की चीज है तो वहां एडहेसिव ज्यादा चाहिए, एडहेसिव फोर्स ज्यादा चाहिए। मगर कहीं कहीं पर हम चाहते हैं कि भीगे तक नहीं,
वहाँ एडहेसिव फोर्स लगभग 0 चाहिए। जैसे हमने बोला महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो कवर आते हैं, लैपटॉप हो गया या फ़ोन हो गया, इनके जो कवर आते थे वो भी तुम्हारे ऐसे ही होते थे, ठीक है ना, कि वो पानी को आकर्षित नहीं करते हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम को सुरक्षित रख पाते हैं क्योंकि पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं आगे की दिशा में। इसके देखिए ससंजक बलों में मैंने आपको बताया कि कुछ सरफेस नहीं भीगते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है जैसे घास की पत्ती और पानी की बूंद, ठीक है ना, हाँ, घास की पत्ती और पानी की बूंद, वाटर ड्रॉप ऑन ग्रास, ठीक। तो ये घास की पत्ती पर पानी की बूंद ऐसे ही रखी रहती है, कभी भी ये नहीं भिगो पाती घास की पत्ती को, ठीक है। चलिए तो आगे, अच्छा ऐसे जो सरफेस होते हैं इन्हें हाइड्रोफोबिक सरफेस कहा जाता है, इन्हें हाइड्रोफोबिक सरफेस कहा जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ, इन्हें हाइड्रोफोबिक सरफेस कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक सरफेस, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज, जो लिक्विड्स किसी सरफेस से चिपक जाते हैं, जैसे हमारे शरीर से पानी चिपक जाता है, तो हम लोग ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं उनको बोलते हैं ये है हाइड्रोफिलिक सरफेस, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, या उन्हें हिंदी में द्रव स्नेही पृष्ठ भी कहते हैं ऐसे सरफेसेस को, ठीक है ना, इनको हिंदी में बोलते थे हाइड्रोफिलिक सरफेस, ठीक। ये इनकी खास बात होती है। तो जैसे मैंने और भी कई एग्जांपल आप लोगों को इसके दिए हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सरफेस आप यहाँ से पहचान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं तौलिया है कॉटन की तौलिया पानी को बड़े अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। अगर वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर रही है इसका मतलब कॉटन की तौलिया और पानी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर नायलॉन की तौलिया और पानी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं केशिका क्रिया। देखिए केशिका क्रिया क्या होती है, हम लोग पतले पतले से रेसे पहनते हैं, मतलब धागे पहनते हैं, समझिएगा, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उनमें पतले पतले से धागे होते हैं, और वो उनके अंदर पतले पतले से रेसे होते हैं, इस तरीके से रेसे, फाइबर, और इन पतले पतले रेसों के बीच में एक एयर गैप होता है। क्या होता है? एयर गैप होता है, इस तरीके से इन पतले से रेसों के बीच में एक एयर गैप होता है ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारा एयर गैप है। और इस एयर गैप के बीच में ये जो एयर गैप होता है इस तरीके से, ये जो एयर गैप होता है इसका डायमीटर हमारे बाल के डायमीटर के लगभग बराबर होता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं केश नली, क्योंकि ये एक ऐसी ट्यूब बन जाती है जो चारों तरफ से घिरी होती है, जो हवा होती है वो तुम्हारी चारों तरफ से घिरी होती है, एक बेलनाकार आकार ले लेती है। जैसे ये तुम्हारा ये तुम्हारे 6 वो है तुम्हारे क्या बोलते हैं केश नलियां, 3 और 3 6 तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारी 6 केश नलियां हैं ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है, ये तुम्हारी 6 केश नलियां हैं कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ये तुम्हारी 6 केश नलियां हैं। और इन केश नलियों के बीच में ये जो गैप है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, क्या बोलते हैं, सॉरी कैपिलरी ट्यूब, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं केश नली, ठीक है ना, हाँ, हिंदी में हम लोग इसे केश नली बोलते हैं। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए केश नली, अब देखिए जब किसी केश नली को किसी भिगोने वाले द्रव में डुबोया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग इस तरीके से ऐसे करके एक बर्तन ले लेते हैं ऐसे करके, और इस तरीके से हम लोगों ने इस बर्तन में एक केश नली को हमने इसमें डुबो दिया। मान लेते हैं हमने केश नली को यहाँ से ऐसे करके लिया, बनाया हमने केश नली को ऐसे करके, और उसके बाद में हमने केश नली को यहाँ पर ऐसे करके डुबो दिया। जब हम लोग केश नली को इस तरीके से डुबोते हैं, ऐसे करके, तो होता क्या है कि इसके अंदर लिक्विड जो है ना वो तुम्हारा इस तरीके से हाइट तक चढ़ जाता है, इस तरीके से तुम्हारा ऐसे इतनी हाइट तक तुम्हारा ऐसे चढ़ जाता है, ये यूं करके, ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारा ऐसे करके इतनी हाइट तक चढ़ जाता है। तो हम लोग इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं केशिका क्रिया, ठीक है। और ये जो हाइट होती है तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये जो हाइट होती है
ये हाइट इसकी केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। मान लेते हैं इसका व्यास अगर 2r है, ठीक है ना, तो जो इसकी हाइट होगी h, वो तुम्हारी जो है ना वो प्रोपोर्शनल होती है 1/ρr/g, इसके प्रोपोर्शनल होती है। अब आप सोचिएगा ये एक एक चीजें कि ये क्या है, ρr/g क्या है। देखिए ये h जो है ना वो तुम्हारी चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई है, ठीक है ना, हाँ, चढ़े द्रव की ऊंचाई, चढ़े द्रव की ऊंचाई। मगर जरा सोचिए, ये तो तुम्हारे चढ़े द्रव की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अच्छा, और ये जो रो है ना, रो, ये है तुम्हारा द्रव का घनत्व। तो द्रव का घनत्व जितना कम होगा, द्रव का घनत्व तुम्हारा जितना कम होगा, चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। आर जो है ना वो है तुम्हारी केस नली की त्रिज्या। आर जो होगा वो तुम्हारा होगा केस नली की त्रिज्या। ठीक, हाँ, आर तुम्हारा केस नली की त्रिज्या होगी ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, तो यहां से इसका ये मतलब हो गया है कि केस नली जितनी पतली होगी, चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये चीज भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि केस नली जितनी पतली होगी, है ना, केस नली जितनी पतली होगी, चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। केस नली जितनी पतली होगी, चढ़े द्रव की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी अधिक होगी। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हारी हो जाती है यहाँ पर, है ना, कि चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई चढ़े हुए द्रव की मतलब केस नली जो होगी वो जितनी पतली होगी, द्रव की ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी केस नली है। अगर आप यहाँ से एक चीज देखें, मान लेते हैं ये जो जी वाला जो टर्म है ना, जी, ये है, ये तुम्हारा जी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये आप समझते होंगे ग्रेविटी के बारे में। मान लेते हैं कहीं पर ग्रेविटी ही जीरो हो, अगर कहीं पर ग्रेविटी ही जीरो होगी तो चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई अनंत हो जाएगी। जैसे अंतरिक्ष में केस नली बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, अंतरिक्ष में जी का मान 0 हो जाता है। खुले आसमान में बहुत दूर चले जाओ, 500 1000 किलोमीटर दूर, तो पता चला जी की वैल्यू 0, तो एच इनफाइनाइट हो जाएगा। केस नली में द्रव चढ़ता ही चला जाएगा ऊपर अपने आप। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज क्या है, जैसे कोई लिफ्ट है, कोई लिफ्ट में अगर कोई केस नली रखी हुई है लिफ्ट में, और मान लो लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगे, उस समय लिफ्ट के अंदर जी का मान 0 हो जाएगा। तो लिफ्ट के अंदर रखी हुई केस नली में भी सीधे केस नली की ऊंचाई अनंत चली जाएगी, पूरा लिक्विड केस नली में चढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं हमने लिफ्ट में तौलिया ऊपर से नीचे लटका दी, छत में तौलिया बांध दी लिफ्ट में, और तौलिया को नीचे बाल्टी रखी है पानी एक, और बाल्टी में हमने इस तरीके से तौलिया लटका दी। उसके बाद लिफ्ट को हमने ऐसे करके डोरी उसकी काट दी, तो जमीन पर पहुंचते पहुंचते लिक्विड जो होगा ना वो काफी अधिक ऊंचाई तक, क्योंकि अगर कोई दिक्कत ना आए तो देखा जाएगा तो पूरी तौलिया भीग जाएगी। अगर थोड़ा सा समय मिल जाए तो तौलिया तुम्हारी पूरी भीग जाएगी, अपने आप चढ़ जाएगा वो, और बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये खास बातें होती हैं इसकी, ये तुम्हारा केशिकत्व है। अब देखो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें लिक्विड तुम्हारा ऊपर की तरफ चढ़ता है, और मैंने ऊपर चढ़ने का एक रीजन बताया था, असंजक बल।
यहां पर असंजक बल किसके किसके बीच लगता है, यहां पर ये जो द्रव है और ये जो केशनली है, द्रव और केशनली के बीच में असंजक बल काम करता है। ये असंजक बल ऐसा होता है कि ये ऊपर की ओर लगता है तिरछा, जिससे ये पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये तुम्हारा कैपिलरी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और ये जो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे केरोसिन लैंप में, केरोसिन का जो तेल होता है वो ये जो बत्ती होती है, आपने देखी होगी, ये बत्ती होती है, इस बत्ती को इस केरोसिन लैंप में लगाया जाता था। अब तो पता है क्या है, अब तो ये लोग, अब तो आने वाली जनरेशन इसको देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा ये है क्या। ठीक है, ये लैंप होती थी, मैंने इसमें पढ़ाई करी है अपनी स्कूल के दिनों में। ठीक है, तो ये बत्ती इसमें डाली जाती है, केरोसिन इसमें होता है और बत्ती में ऊपर चढ़ता है, तो ये तुम्हारा कैपिलरी एक्शन इसमें होता रहता है और इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दूसरा, अगर ये मान लीजिए जैसे तौलिया है, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अगर पानी भर के रख दें, मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक बाल्टी अगर हम लोग ले लें, एक बाल्टी ऐसे करके ले लें, ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे, और इसमें अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम पानी भर दें, मान लेते हैं अगर हम लोग ऐसे करके पानी भर दें, ऐसे करके, ठीक है, हाँ, ऐसे अगर हम पानी यहाँ से यहाँ तक भर दें पूरा बाल्टी में, तो आपको पता है पूरी तौलिया भीग जाएगी आपकी। यहाँ पर ऐसे करके पूरी तौलिया, तुम्हारी पूरी तौलिया भीग जाएगी ऐसे करके। ठीक है, इसमें पूरी तौलिया भीग जाएगी ये। तो अब क्या होगा कि जब ये पूरी तौलिया भीग जाएगी तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना। ये मान लेते हैं नीचे बाल्टी रखी है ऐसे करके, ये बाल्टी रखी है और हमने बाल्टी में तौलिया भिगो दी, इस तरीके से मैंने डुबो दी। तो पता क्या होने वाला है इसके अंदर, इसमें पानी जो है ना वो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ऊपर चढ़ने लगेगा। पानी जो है ना इस तरीके से इसमें ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा ऐसे ऐसे करके, और पानी जो होगा ना वो तुम्हारा ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा ऐसे ऐसे करके, और पानी चढ़ जाएगा ऐसे करके। तो ये पानी तुम्हारा यहाँ तक इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। तो ये तुम्हारा पानी यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक चढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूरी तौलिया तुम्हारी भीग जाएगी इस तरीके से, तुम्हारी पूरी तौलिया भीग जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल। दूसरी चीज, जो खेतों में जैसे एक फसल जब उग आती है तो फसल को काट के किसान दोबारा खेत को जोतता है। ऐसा क्यों करता है? तो क्योंकि मिट्टी जो होती है वो एक समय तक पानी वगैरह लगता है फसल में, तो मिट्टी ऊपर के सरफेस की काफी हार्ड हो जाती है और उसके जो जमीन के अंदर जो जाने वाले जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं ऊपर से। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम काट के और अगली फसल बोएंगे तो अगली फसल को नमी कहां से मिलेगी? हम पानी भर देंगे तो वो बीज बह जाएगा पूरा। तो इसीलिए खेत को जोत देते हैं। खेत को जोत देने पर क्या होता है कि वो मिट्टी भुरभुरी जो होती है, मिट्टी पूरा सॉलिड एक पार्ट भुरभुरी मिट्टी में टूट जाती है। अब उसमें इनफाइनाइट अनंत केश नलियां बन जाती हैं। फिर उसमें जब पानी लगाया जाता है खेत में, केश नलियों के जरिए पानी नीचे थोड़ा गहराई तक पहुंच जाता है और गहराई तक पानी पहुंच जाने के बाद में वो धीरे धीरे लंबे समय तक नमी बनाए रखता है मिट्टी में। और हमारी इस तरीके से जब हम बीज बोते हैं तो मिट्टी में अगर जो है गीली मिट्टी में हल्की इस तरीके से बीज को नमी मिलती रहेगी और तापमान मिलता है तो फिर बाद में वो उगने लगता है। तो इसी वजह से हम लोग खेत को जुताई कर देते हैं। ठीक है, और इवन पता है एक केंचुआ नाम का एक जीव होता है, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। दो रीजन होते हैं इसके। एक तो ये कि केंचुआ मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही वेस्ट के रूप में आउट करता है। ठीक है, तो जो केंचुआ का जो आउटपुट होता है, वेस्ट होता है, वो एक फर्टिलाइजर तरीके से काम करता है। वो काफी फर्टाइल मिट्टी होती है। दूसरी चीज क्या है कि केंचुआ मिट्टी में जब नीचे की तरफ रहता है ना तो वो केश नलियां बनाता रहता है, मतलब होल करता रहता है मिट्टी में इधर उधर। तो इसी वजह से मिट्टी में बढ़िया वातावरण से भी नमी अंदर जाती रहती है। इसीलिए केंचुआ जो होता है ना वो किसान का मित्र होता है। कई फसल ऐसी होती हैं कि जिनमें केंचुए खेत में डाले जाते हैं इवन, है ना, वो इसी वजह से डाले जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो तुम्हारा टिश्यू पेपर होता है जो, तो हम लोग जनरली हाथ अगर हमारे भीगे हुए हैं तो हम लोग जाकर के इस पेपर से पोंछते हैं। तो जैसे हम लोग इस पेपर में हाथ लगाएंगे तो वैसे ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये पानी को तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे हाथों से पानी को तुरंत अब्जॉर्ब कर लेगा इस तरीके से। ठीक है ना। हाँ, तो ये तुरंत इस तरीके से तुम्हारा इस तरीके से ऐसे करके हमारा हाथ में से पानी तुम्हारा इस तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये पानी जो होगा ना, पानी तुम्हारा ऐसे ऐसे करके फैलने लगेगा पूरी इसमें। तो पानी जो होता है ना वो तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी तुम्हारा उसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना, केश नलियों का, क्योंकि ये जो टिश्यू पेपर होता है इसमें ढेर सारी केश नलियां होती हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग जरा देखते हैं। जैसे अब ये तुम्हारा पौधा है, कोई भी पौधा, पौधे की पत्तियों में पानी पहुंचाने के लिए हम लोग जड़ों में पानी देते हैं। डायरेक्ट पत्तियों पे पानी देने से पत्तियों के अंदर तो नहीं चला जाएगा, वो तो बाहर ही गिर जाएगा। तो जड़ों में अंदर हम लोग पानी देते हैं, जड़ों से पानी तने के जरिए पत्तियों तक पहुंचता है। जो तना होता है उस तने में भी पतले पतले से ढेर सारे रेसे होते हैं। वो पतले पतले से जो रेसे होते हैं उनके बीच में पानी चलता है, ठीक है ना। जैसे तुम कभी केले के तने को काट के देखो, ढेर सारा तुम्हें पानी मिलेगा, और वो जो तना होगा ना खोखला होता है, दबा सकते हो उसे। जिस पौधे का तना सॉफ्ट होता है उसमें गैप ज्यादा होता है केश नलियों में, और गैप ज्यादा होने से उसकी त्रिज्या ज्यादा होती है, रेडियस ज्यादा होने से ज्यादा ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंच पाता। इसीलिए तने उन्हीं के सॉफ्ट होते हैं जो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और जितने भी हार्ड लकड़ी वाले पौधे मिलेंगे जिनकी एकदम ठोस लकड़ी होती है, तो ठोस लकड़ी का मतलब उनके तने के जो रेसे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। इसीलिए केश नली बहुत पतली होती है, तो द्रव ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, है ना। तो इसीलिए वो ज्यादा ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, यूकेलिप्टस, बाकी जितने भी पेड़ हैं। साग सब्जियों के तने भगवान ने ऐसे बनाए ताकि आराम से सारे जीव जंतु साग सब्जियां खा सकें, है ना। और उनके तने हमेशा सॉफ्ट बनाए ताकि वो ऊपर ज्यादा ना बढ़ पाए, नहीं तो ऊपर ज्यादा बढ़ गए तो बड़ी समस्या है, ठीक है, ज्यादा लोग खा पी नहीं पाएंगे। इसीलिए नारियल वगैरह देखो ना ऊपर लगते हैं, खजूर वगैरह ऊपर लगती है, तो इजिली कहाँ कोई तोड़ पाता है उसको, है ना। तो ये होता है तुम्हारा, इस तरीके से तुम्हारा ये भी हमारा उसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद में अब आते हैं जरा, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ही जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया है ऐसा ही हमारे इस एप्लीकेशन में एक बैच है फिजिक्स का, जो आपके एग्जाम्स को कवर करता है। दो तरीके के बैच हैं, एक वनडे एग्जाम है, नॉर्मल वनडे एग्जाम्स। नॉर्मल वनडे एग्जाम्स मतलब अदर देन रेलवे एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स को छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम्स के लिए। तो उसको हमने एसएससी कैटेगरी में एक जो है बैच फिजिक्स का मैंने बना करके रखा हुआ है, तो आप वो भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इवन उसमें काफ़ी कुछ एग्जाम्स कवर हो जाएंगे आपके, बहुत डिटेल से समझाया है। और एक बैच हमने स्पेशली बनाया है आरआरबी एग्जाम्स के लिए। आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं, रेलवे के जितने एग्जाम होते हैं, जेई का हो गया, या तुम्हारा जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो गया, या तुम्हारा एनटीपीसी का हो गया, या ग्रुप डी का हो गया, तो इनके लिए एक स्पेशल बैच मैंने अलग से लिया है। उसमें मैं पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से, साथ में न्यूमेरिकल भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। यही हमारा ऐप है, आप लोगों को प्ले स्टोर पर दिख जाएगा ERDR के नाम से, ठीक है। और देखिए फीस हमने बहुत सस्ती नहीं रखी हुई है, ना ही बहुत महंगी है, इसलिए क्योंकि जो है चुनिंदा जो मन लगा के पढ़ने वाले लोग हैं सिर्फ वही हमसे जुड़ सके, ठीक है। तो ये हमारा लोगो है, आपको देखते ही मिल जाएगा जब आप ERDR टाइप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप हमसे यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स, फिजिक्स बाय के रवि हमारा फेसबुक पेज है, कुमार रवि 17 ऑफिशियल, आप इंस्टाग्राम पे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और ये व्हाट्सएप पर चैनल है, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप पर भी चैनल बनने लगे हैं, आप यहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो भी अपडेट हो। ये हमारा QR है, आपको जब ये PDF मिले या कोई और देखे तो सीधे चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से, इसको स्कैन करने के बाद में, ठीक है। तो आज के इस सेशन में अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।